अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा इंकशाफ। ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतान्स, एस्फहान और फोर्दो पर अमरीकी बमबारी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े इंकशाफ के साथ। अमेरिका इज एट वॉर विद ईरान। मगर क्या वाकई में अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है? ये ट्वीट पहले आई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, Fordo, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on the way home. And he goes on to congratulate the Americans. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace, in caps. Thank you for your attention to this matter. इस ट्वीट के बाद कुछ घंटे बाद अमेरिकी सदर, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जेडी वांस, मार्को रूबियो, अमेरिकी वजीर खारजा और वजीर दिफा पीट हैक्सेट ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मुख्तसर सी प्रेस ब्रीफिंग दी। वो पूरी प्रेस ब्रीफिंग आप सुने, उसके बाद बताता हूं कि इसके बाद अब ईरान का क्या मौकफ है और जंग अब बढ़ती चली जा रही है। सुने पहले। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. तो डोनाल्ड ट्रंप शुक्रिया अदा कर रहे हैं इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान पे हमला करने के लिए, और कह रहे हैं कि अब ईरान को जंग बंद कर देनी चाहिए। क्या ईरान ये कर सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से नहीं। और एक अनप्रेसिडेंटेड इसलिए भी है क्योंकि ईरान सिग्नेटरी था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आईईए के प्रोटोकॉल्स वहां पे लगे हुए थे, सब चीजें मौजूद थी, और यही ईरान का मौकफ भी है। और अब ईरान कह रहा है कि उसने पहले तो अपने साइंटिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन जगहों से पर्सनल जो थे इन तीनों साइट से, फोर्दो, नतान्स और एस्फहान, उनसे निकाल लिए थे कई हफ्तों से, और जो सेंसिटिव मटेरियल था उसको भी निकाल लिया गया था। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये बिल्कुल एक सेबर रैटलिंग है ट्रंप की तरफ से, यार कि एक बड़ा धचका देके, जैसे कासिम सुलेमानी को उसने मारा था, अब तुम्हें ख्याल से 10 साल होने को आ रहे हैं ऑलमोस्ट इस चीज को भी, 10 साल तो नहीं खैर, बट स्टिल कासिम सुलेमानी को जो मारा था उसके पैटर्न के ऊपर ये चीज चलेगी, या ट्रंप किसी और तरीके से अप्रोच कर रहा है? ये भी है कि इजराइल और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब कोई फर्क नहीं रहा। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इसके अगेंस्ट एक मुहिम चल चुकी है, क्योंकि ट्रंप के अपनी पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक डिवीजन आ गया है उन लोगों के दरमियान जो इस फैसले की हिमायत करते हैं कि हमें उनको अटैक करना चाहिए था ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और अमेरिकन डायरेक्ट मुदाखलत के ऊपर, और दूसरी जानिब वो लोग जो इसके बिल्कुल
मुखालिफ थे, जैसे थॉमस मैसी लिबर्टेरियन रिपब्लिकन है, और दीगर लोग रिपब्लिकन्स भी आए हैं सामने। इंटरेस्टिंगली जैक बर्गमन हिमायत में आया है। अब जैक बर्गमन एक बड़ा एक नोटोरियस कैरेक्टर है। तो एंड गेम क्या है? क्योंकि ट्रम्प जानता है कि ये चीज नहीं रुकेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी दो तीन कमेंट्रीज चल रही हैं। एक तरफ तो ट्रम्प कंप्लीटली, एक ऑप्शन यह है कि ट्रम्प कंप्लीटली बेहोल्डन है। वो जानता है कि ये जंग बढ़ती चली जाएगी, और वो जानता है कि उसको इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का साथ देना होगा एंड तक। और इस अगर इसकी वजह से उसका अपना बेस भी कॉम्प्रोमाइज हो या टूट जाए तो वो हो जाए। अब इसके ऊपर भी थियरीज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के ट्रम्प के नेतन्याहू के पास ट्रम्प की कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें हैं, और वो जो एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन के साथ जो ट्रम्प के ताल्लुकात थे जो छुपे हुए थे। एप्स्टीन खुद ही मारा गया था, आपको याद हो अगर, ट्रम्प की हुकूमत के दौरान ही पहली मर्तबा जेल के अंदर ही इसको कत्ल कर दिया गया था। अब उसके पास के कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें थी ट्रम्प की, या वीडियोस थी। क्या वो वीडियोस और तस्वीरें नेतन्याहू के पास पहुंची? ये कंस्पिरेसी है जो चल रही है फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि जी ट्रम्प ने इन तीनों साइट्स के ऊपर, और ईरानियों को पता था कि ये निशाना बनी है नतान्स और एस्फहान के ऊपर, तो वैसे इजरायलियों ने हमला कर दिया था। तो उसने हमला करके सिचुएशन को शायद डिफ्यूज करने की कोशिश ना की हो। ये एक और थियरी चल रही है ऑनलाइन कि ट्रम्प ने एक्चुअली जंग को रोका है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ट्रम्प के हाथ में ही कुछ नहीं था। जैसे स्टीव बैनन, ट्रम्प का एक बहुत ही करीबी आप कह ले मुशीर है, एडवाइजर रहा है पहले, अब तो खैर वो एक पॉडकास्टर है, और बैनन वॉर रूम के नाम से वो एक शो भी करता है। वो कहता है यार कि ट्रम्प के पास तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं $1 ट्रिलियन बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, जो डीप स्टेट कहलाता है अमेरिका का, और उसका पूरा मकसद ही पैसा, मनी, और पैसा किस तरह खर्च हो और किस तरह और पैसा बनाया जाए। तो एक साइकिल है, और उसके अंदर इंट्रिंसिकली जब अमेरिकन डीप स्टेट की बात होती है तो वो डीप स्टेट जिसके अंदर इतनी लेयर्स हैं, वो मिलिट्री स्टेट है, एक बिजनेस एम्पायर है। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेसेस के अंदर अमेरिकन यूएस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट आती है। $1 ट्रिलियन एक बिजनेस, एक कंसर्न, 3 मिलियन लोगों को अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हायर करती है। एयरक्राफ्ट कैरियर, स्क्वाड्रन पे स्क्वाड्रन जहाज के रिफ्यूलिंग, स्टैंडिंग आर्मी, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर, कितनी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी। अब ये B-52 निकाले हैं इन्होंने, इसके ऊपर भी थियरीज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ग्वाम से चले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं और से निकले हैं ये। तो इसके अंदर भी अमेरिका की आउटरीच की बात है। और आपको पता है कितने बॉम्ब गिराए होंगे इन लोगों ने, और कितना डीप वो जाके है फोर्दो का। अब उसके ऊपर भी है, क्या वाकई में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप ऐसी चीज? क्या इजरायलीज मानने के लिए तैयार होंगे ये चीज कि हाँ हाँ हाँ, सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, सब कुछ सही है? अच्छा, अमेरिका और इजरायलियों का मौकफ तो हमने थोड़ा समझने की कोशिश की, और नेतन्याहू चाहेगा ये जंग कभी खत्म ही ना होके दे। और इस चीज को इंसाइट करने के लिए अब ये भी खदशात हैं कि अमेरिका और यूरोप के अंदर फॉल्स फ्लैग अटैक्स ना किए जाएं या करवाने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई एक इंसिडेंट हुआ और वो आपने ईरान के ऊपर डाल दिया, और जस्टिफिकेशन देने के लिए कि आप इस चीज को, इस जो जंग को बढ़ाएंगे। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा? वो जो नुक्ता है उसका मुत्तहदा अरब अमारात के साथ सबसे जो नैरोएस्ट, पतला तरीन पॉइंट है पर्शियन गल्फ के अंदर, अरेबियन, वो जो वहां से 20 या 25% दुनिया का जो तेल जहां से फॉरवर्ड होता है, जो निकलता है अरेबियन सी की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो निकलता है, जो मुंह है उसका हॉर्मुज का, क्या ईरान उसे बंद कर देगा? क्या ईरान, जो कतर के अंदर सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, अल उदैद, उसे टारगेट करेगा? क्या वो हॉर्मुज के ऊपर माइंस निकालेगा, या सुसाइड सबमरीन है उसकी, ड्रोन सबमरीन, उन्हें निकालेगा? क्या वो बहरीन के अंदर अटैक करेगा ईरान? क्या अपने फोर्सेस को यमन के अंदर दोबारा एक्टिवेट कर देगा? क्योंकि याद रखें ट्रंप ने हुतीज के साथ भी डील की थी, और वो बाबल मंदब का जो रास्ता था उन्होंने फिर खोल दिया थोड़ा उनके लिए, तो वो फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
ईरानियन जो मिलिशियाज हैं इराक के अंदर, सीरिया के अंदर तो खैर खात्मा हो गया उनका, और एक और बात, सीरिया इस पूरे मरहले के ऊपर खामोश है। जो इजरायली अटैक्स चल रहे हैं ईरान के ऊपर, बिल्कुल सन्नाटा है सीरिया के अंदर, दमास्कस के अंदर इस चीज को लेकर। तो ये बहुत एक बड़ा सवाल बनता है फिर, ईरान क्या करने जा रहा है, और ईरान के पास अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? अनगिनत शॉर्ट रेंज मिसाइल मौजूद हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ईरान के पास। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमने टारगेट करना है अमेरिकन बेसिस को, और ये मुत्तहदा अरब अमीरात को, बहरीन को, इन मे भी सऊदी अरेबिया को भी, लगता नहीं है फिलहाल वो करेंगे, मगर सऊदी अरेबिया को भी, तो उसके बाद क्या होगा? तो ये तो जंग बढ़ेगी। ट्रंप के कहने से नाउ इज द टाइम फॉर पीस, कि हम तुम्हारे बम गिराया है हमने आके तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, अब हमसे आगे अमन मुआहिदा करो, अमन की बात करो। आपके ख्याल से मान जाएंगे वो? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा ये इस तरीके से, जिस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर ट्रंप की स्पीच के बाद जो ट्रंप ने आके, आपने देखा, दिखाया भी आपको, चल भी रहा है इसका बी रोल साथ में, उसकी स्पीच के फौरन बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट आया, उनकी भी स्पीच आई, और उन्होंने कहा कि जी अमेरिकी जो हमला हुआ है ईरान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये तारीख बदल देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बातचीत की जब अमेरिका ने ये बम गिराए हैं, और ट्रंप ने ऑब्वियसली इनका शुक्रिया अदा भी किया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. I would like to thank Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the country of Israel and the brave soldiers of Israel, और हर चीज, यानी भाई तू किसका वजीर, तू किसका सदर है, अमेरिका का, इजराइल का? तो ये सिचुएशन आके अब बन गई है, और जो आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं अब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वो गलत कह रहे हैं। ईरान इस चीज को नीचे नहीं लेगा, और हमने एक अहम चीज को तो मैं बात ही नहीं की, मगर उससे पहले ये, और नेतन्याहू ने क्या कहा, बहादुर कदम, एक बहादुरी का कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले ताकत और फिर अमन, ये बातें तो वो कर रहा है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं सदर ट्रंप को, कि उनकी ये इस बहादुर कदम ने, जिसके अंदर उन्होंने ईरान की एटमी फैसिलिटीज को निशाना बनाया, ये तारीख निशाना बनाया अमेरिका की जबरदस्त और राइचियस ताकत का मुजाहरा करते हुए तारीख बदल दी। तारीख देखेगी कि सदर ट्रंप ने यह कदम दुनिया की सबसे खतरनाक कुवत को, और दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियारों को खत्म करने के लिए किया। अच्छा, ट्रंप ने कहा हमने अपना बड़ा सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब इजराइल की जंग जारी है ईरान के साथ, ये हकाइक हैं। अमेरिका ने इसके अंदर छलांग मार ली है, और वो कह रहा है कि अमन करो। अच्छा, ट्रंप थोड़ा परेशान भी लग रहा था, अगर आप देखें ना जिस तरीके से वो बोल रहा था, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपनी पूरी जो किश्ती बनाई थी, उसने ये, उसका मौकफ रहा है जंग के खिलाफ एक स्टेप लेने का, इकदाम लेने का। तो उसकी शक्ल देख के ट्रंप की ये लगता है कि एक कहावत है अमेरिका में, वैग यानी द टेल और द टेल वैगिंग द डॉग। टेल यानी कुत्ते की दुम कुत्ते को चला रही है। तो कुत्ता दुम को चलाता है वैसे तो, मगर एक्चुअली दुम जो है वो कुत्ते को चला रही है। तो यहां पे जो दुम है उसने कुत्ते को पागल करके रख दिया है, वो ज़ॉम्बी बन के रह गया है, एक अंदर घुस के दिमाग के अंदर टेक ओवर कर लिया है मैंटिस की तरह। उसने जिस तरह एक लावा बैक्टीरिया मैंटिस को
एक छोटा सा होता है मैंटिस, उसके दिमाग के अंदर घुस के उसको ज़ॉम्बी मैंटिस बना के उसको ऑपरेट करता है। उसी तरीके से लग रहा है अमेरिका भी एक ज़ॉम्बी मैंटिस बन गया है, जहाँ पे लोगों में और जो इक़्तिदार के अंदर कुव्वतें हैं उनके अंदर, और जो हकीकत है, जो रियलिटी है, क्योंकि लोगों के पास अमेरिका में लोग हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्राइम बहुत ऊपर है, एक फेंटेनिल ड्रग पेंडेमिक है, एपिडेमिक है अमेरिका के अंदर। फेंटेनिल से लोग ओवरडोज से मर रहे हैं वहां पे, और एक एडिक्शन बन चुकी है। शहरों के अंदर आपका आप हाल देख रहे हैं कि लोगों के पास काम करने के लिए, यानी इलीगल इमिग्रेशन क्यों आता है? क्योंकि उनके पास जो फील्ड्स के अंदर और चीजों के ऊपर काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो चुका है लोगों का, और उसके ऊपर आप जाके पैसे वैसे ही आपके पास स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास पता नहीं 30-35 ट्रिलियन डॉलर का तो अमेरिका के ऊपर डेट है, तो वो कैसे रुकेगा? 3-3.5 ट्रिलियन जो हमारी एस्टिमेट है, $3.5 ट्रिलियन सिर्फ इराक वॉर के ऊपर खर्च हुए। मैं उस वक्त 21 साल का था, मैं मार्च 2023 में। 22 साल, यानी 3 या 4 महीने कम थी मेरी उम्र 22 साल से, 2003 में। और मुझे याद है मैं अमेरिका में था, उस वक्त पढ़ रहा था सेंट लुइस में, और जो हिस्टेरिया था, वॉर हिस्टेरिया, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, आपके पास ज्यादातर फॉक्स न्यूज था, CNN मीडिया, और वहां पे कंसेंसस बिल्ड हो रहा था सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। मुझे याद है कोलिन पावल बैठा था अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के अंदर, उसने एक वायल निकाली थी, ये है वो येलो पाउडर, यूरेनियम, जिसको सद्दाम हुसैन एनरिच कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर साइड में। और वो एक झूठ पे मबनी थी सब चीज। उसने ना सिर्फ खरबों डॉलर अमेरिका के जाए किए, 5-6-7 हजार अमेरिकी सोल्जर मरे इराक के अंदर, पता नहीं कितने लाखों की तादाद में इराकी मरे, उसके अंदर शहीद हुए। उस जंग की वजह से पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया। दाइश इस्लामिक स्टेट ने जन्म लिया, अलकायदा इन इराक ने जन्म लिया। इसके अंदर से कितने ग्रुप CIA या मोसाद फंडेड थे। अरब स्प्रिंग हुई, उसके बाद पूरा, यानी इट्स ऑल कनेक्टेड, कि एक सद्दाम हुसैन को निकालने के लिए इन्होंने पूरे खित्ते को आग लगा दी। और नेतन्याहू उसके अंदर भी चीयर लीडर था, यहां तक कि कोई भी इजरायली जाके उधर उसने जंग नहीं लड़ी इराक के अंदर, मरे अमरीकी। और फिर किस तरीके से वो छोड़ के गए, जाना पड़ा, वो भी आप जानते हैं, वो आपके सामने है, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनको इराक छोड़ के जाना पड़ा, और उसका इंपैक्ट क्या आया फिर। और अब 22 साल बाद, यानी ये कहते हैं ना कि 20, 40, 80 ईयर इंक्रीमेंट्स के अंदर इवेंट्स चलते हैं यूजुअली। जैसे दूसरी जंग अजीम को लेके अब तक 1945 से लेके अब तक कितने आपके 80 साल हो गए, सही, 80 इयर्स एग्जैक्टली। तो 80 साल बाद आपके पास एक जंग अजीम खत्म होने के बाद खतरा है, एक नई जंग अजीम शुरू हो गई है, एग्जैक्टली 80 ईयर इंटरवल के ऊपर। 1979 रेवोल्यूशन को 45 साल हो गए, आप समझ लें, 46 इयर्स हो गए। अब इराक वॉर को 2003 22 साल हो गए, 20 साल, 21-20 साल, 22 साल के उसके ऊपर। एंड अगेन अब हम ईरान के साथ एक ऐसे नहज या ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं जहां पे एक और जंग होने को जा रही है। अच्छा, हमने पूरी इस चीज का बात कर लिया। एक और चीज इंटरेस्टिंगली, ये ट्रंप ने छलांग मारी है इस जंग के अंदर, जंग छेड़ी है ट्रंप ने ईरान के साथ, और 24-48 घंटे कबल उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट करने की डिसीजन दी, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया, आपके सामने है, नोबेल पीस प्राइज के लिए, कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी, 4 दिन की जो झड़प थी, जंग भी नहीं कह सकते, झड़प थी भाई, वो उसके अंदर मुदाखलत करके जंग रोकी। और वो ये स्टेटमेंट कब आया
जब हमारे फील्ड मार्शल लंच करके आए पहले, और फिर ट्रंप का स्टेटमेंट आया उसके ऊपर क्या कहा कि ही अग्रीड विद मी। ट्रंप ने कहा ही अग्रीड विद मी। वो जानते हैं ईरान को, और ये वही बंदा था जिसके ऊपर इल्जामात थे कि इसने कई साल पहले जिसको निकाला गया, हटाया गया, या जो वो ईरान के मसले मसाइल, ईरान से कंप्लेन आई थी। खैर एनीवेज, ये सब बात की बातें हैं, मगर फिलहाल अभी एक नोबेल प्राइज के लिए आपने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब किया, और उसके एक दिन बाद, यानी वो ट्वीट के ऊपर वो कहते हैं ना कि इंक सूखी भी नहीं थी, उस बंदे ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। और अटैक करने के बाद जितने भी कन्वेंशन थे इंटरनेशनल, उसको कहा तुम भाड़ में जाओ। अब, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कल चाइना अगर ताइवान के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, कल सुबह, परसों सुबह, एक महीने बाद, किस मुंह से अमेरिका कहेगा नहीं, तो वो भी एक जंग शुरू हो सकती है। तो अब कोई लाइन नहीं बची। अच्छा, एक और चीज, जो हम पाकिस्तान आर्मी चीफ की बात कर रहे थे, तो इसाक डार और पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्की में एर्दोआन के साथ मिलते हुए नजर आए। एर्दोआन का ही बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि एर्दोआन का मसला या उसकी खासियत या उसकी खूबी यह है कि वो दरिंदों के साथ शिकार भी करता है, और खरगोश के साथ जिसका शिकार हो रहा होता है हमदर्दी भी दिखाता है। तो गिद्ध के साथ आसमानों पे और नीचे शिकार नजर आया, तो गिद्ध के साथ उसका शिकार भी करेगा और खाते हुए उस शिकार को हमदर्दी भी दिखाएगा। यह है एर्दोआन। तो अब एर्दोआन, इजरायली बर्बरियत भी उसने गाजा में जो हुआ वो देखा। ट्रंप कहता है ये हमारा बंदा है, ट्रंप के साथ ये डीलिंग वीलिंग करता है, आसिम मुनीर के साथ ये हाथ पकड़ के खड़ा होता है, और हम जानते हैं कि उस बंदे ने वहां पे क्या किया है। हमने जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया इसने ट्रंप को, जो गाजा के अंदर ओवरसीज ने विटकॉफ के साथ करके, जो आपके चल ही रहा है ना। कितने महीने हो गए ट्रंप को आए हुए? अब देख लें आप, 6 महीने हो गए आज पूरे, एग्जैक्टली 6 महीने हो गए ट्रंप को आए हुए। और इस 6 महीने के अंदर यूक्रेन जारी है, गाजा सबसे बड़ा जारी है, रशिया यूक्रेन जारी, इजराइल गाजा के अंदर जो हकूक तो खैर दूर की बात, जिंदगी मौत सब चीजें खत्म। ट्रंप, वीडियो आई थी ट्रंप की नेतन्याहू के साथ गाजा के ऊपर। तो चीजें बहुत अब एक रूबिकॉन क्रॉस कर गई हैं, और ये जंग सिर्फ बढ़ेगी। अगर कोई आपसे कहता है नहीं नहीं अब चीजें ठंडी होगी, नहीं, ये चीजें ठंडी नहीं होंगी। अब मैंने आपके सामने सब कुछ लेआउट कर दिया है, पॉसिबिलिटीज। रशिया की तो हमने बात भी नहीं की बाय द वे, चाइना का तो हमने फिर भी जिक्र कर लिया। रशिया यूक्रेन के साथ क्या करेगा अब? उसके अलावा रशिया अब अपने ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, तो रशिया के पास भी अब वहां पे कहते हैं हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये कर सकते। बस अल्लाह ही बचाए हमें और हिदायत दे कि अब जो होगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि ये जंग रुके, मगर लग नहीं रहा ये जंग रुकेगी। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।